गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट मैंने स्टार्ट किया था और ये तीसरा हफ्ता है हमें पढ़ते हुए। सबसे पहले हफ्ते में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को पूरा डिटेल में समझा। उसके नोट्स भी उम्मीद करती हूँ तुम लोगों ने बना लिए होंगे और जितनी किताबें तुम्हारे पास हैं उससे कोशिश करना टॉपिक्स को साथ साथ पढ़ते चलो। बाद कभी नहीं आती, ये सोचते ना बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि चीजें बाद में पढ़ी जाएं। जो कंटिन्यूअसली टीचर्स के साथ चलते हैं उनका सिलेबस पूरा मिलेगा। जो चीजों को कल परसों अगले हफ्ते पे छोड़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे। दूसरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वैदिक सभ्यता का, जिसमें हमने जाना था कैसे वेद जो है हमें जानकारी देते हैं 1500 ईसा पूर्व से पहले 1000 ईसा पूर्व की और फिर 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व की। उस टाइम पर कैसा समाज था, क्या खाते पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कैसे ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ और कैसे ये प्रथाएं ऐसी रिजिड हो गई, इतनी स्थायी बन गई कि आज तक हमारे समाज में इनकी जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं कि अभी भी जन्म आधारित ही इंसान की जजमेंट की जाती है। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण या सवर्ण ही कहलाएगा, जिसका जन्म शूद्र के परिवार में हुआ है वो शूद्र ही कहलाएगा। आज तक भी हम उन बेड़ियों को काट नहीं पाए हैं जो एक टाइम तो फायदे के लिए बनाई गई थी क्योंकि समाज की जरूरत थी, लेकिन धीरे 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 ये स्थिति आ गई थी कि अगर नालायक का जन्म भी किसी ब्राह्मण कुल में हो गया तो वही ब्राह्मण कहलाएगा और अगर कोई लायक लड़का या लड़की का जन्म शूद्र में हो गया, वो कितने ही लायक हो लेकिन उन्हें शूद्र के नाम से ही जाना जाएगा। तो जब ये समाज में कुप्रथाएं जड़े जमाने लग गई, धीरे धीरे समाज में फिर परिवर्तन आया और वो जो काल था जिसमें कर्मकांड, यज्ञ, बलि और ये सब बहुत बढ़ गया, इसका भी अंत हुआ। और उस अंत के साथ फिर हमने देखा कैसे छोटे छोटे गांव, कबीले, शहर कैसे बने थे और फिर ये जनपद बने और फाइनली जाके ये महाजनपद, बहुत बड़े बड़े राजाओं के अंडर 16 महाजनपद हमने बातचीत की थी, जिनमें सबसे बड़े महाजनपद के रूप में जो उभर के आया था वो था मगध। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में 16 का पूरा टेबल बना के समझाया था, सबकी राजधानियां बताई थी और अगर किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज थी तो वो साइड में विशेषता के रूप में बताई थी। चंड प्रद्योत आपको याद होगा, जिनकी बेटी का नाम था, एक किताब लिखी गई थी स्वप्न वासव दत्ता, उनकी बेटी थी वासव दत्ता। वत्स का बताया था मैंने आपको, अंग की राजधानी चंपा बताई थी और वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल नरेश थे बहुत ताकतवर, श्रावस्ती उसकी राजधानी थी जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा सालों साल बिताए थे। ये सब चीजें कल पढ़ाई थी। इसके बाद बताया था कि कश्मीर से पाकिस्तान के हिस्से में 2 महाजनपद थे, क और ग के नाम से, क से कंबोज, ग से गांधार। एक बताया था दक्षिण भारत में इकलौता था जिसका नाम था अश्मक, और कौन सी नदी थी? गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे था। ये वही गोदावरी की प्रवरा है जिसके किनारे महाराष्ट्र का अंतिम हड़प्पा का स्थल था जिसका नाम था दैमाबाद, वही नदी है ये। तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ी थी और अब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था इकलौता मरु प्रदेश में है जहां मरुस्थल था जिसका नाम क्या था? मत्स्य। नाम मरुस्थल के जैसा है लेकिन है मछलियों पर, तो मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य इकलौता है जो मरु प्रदेश में है। दक्षिण भारत के इकलौते का नाम था अश्मक। 2 बाहर पाकिस्तान के पास थे, ये क और ग, कंबोज और गांधार, और बाकी सारे 12 हमारी गंगा नदी की बेल्ट के आसपास थे। ये सब डेवलप हो रहे थे, इन सब में धीरे धीरे प्रॉपर्टी, एरिया सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन इन सब में नंबर 1 के रूप में उभर कर आया मगध। इसका क्या कारण था? मगध ही नंबर 1 क्यों बना? आज इसके ऊपर बातचीत करते हैं, इसको जानते हैं कि मगध का इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे मगध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया में कहें कि पहला इंडिया का राजा कौन बना तो वो मगध से ही स्टार्ट हुआ था। मगध की इतनी डेवलपमेंट के कारण क्या थे, इनके ऊपर आज बातचीत करते हैं। मगध का मतलब है आज का बिहार का इलाका और इस इलाके की सबसे इंपॉर्टेंट नदी के रूप में गंगा को हम आज भी जानते हैं। और शायद आप लोग जानते होंगे आज भी भारत की आबादी का 40% हिस्सा, आज भारत की आबादी अगर हम ये मान के चलें कि
140 करोड़ के आसपास निकलेगी, उसका 40% हिस्सा, आधे से थोड़ा सा कम, यानी आज भी लगभग 50-55 करोड़ लोगों की जीविका, रोजी रोटी किसी ना किसी फॉर्म में गंगा के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे वो बिजली बनाने के डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हों, चाहे वो मछली पकड़ने के या फिर वनों के या कुछ भी, लेकिन देश की आधी से थोड़ी सी कम आबादी है जो अपना पेट भरती है गंगा नदी के ऊपर डिपेंड होकर किसी भी फॉर्म में। तो गंगा उस टाइम भी इंपॉर्टेंट थी। और बिहार का इलाका था मगध। अब मान लीजिए ये भारत के मध्य हिस्से के आसपास इसकी डेवलपमेंट हो रही थी। इसके आसपास और भी बहुत सारे लोग पनप रहे थे और भी महाजनपद थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई। कारण मैंने कल भी एक हिंट दिया था कि इसके साथ नेचर ने भी बहुत अच्छा फैक्टर्स जुड़े हुए थे नेचर के, और कुछ इसके अपने भी कारण थे। जैसे देखो, जन्म अच्छे घर में मिलना, अच्छे पेरेंट्स मिल जाना, अच्छे टीचर्स मिल जाना, ये लक फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को अपने पार्ट पर मेहनत करनी पड़ती है, उसे खुद अपनी लर्निंग पे काम करना पड़ता है। तो मगध के साथ नेचर ने अच्छा किया, लेकिन मगध के राजाओं ने भी अपने ऊपर काम किया। इन्होंने प्लानिंग्स बनाई, इन्होंने कूटनीतियों का सहारा लिया, इन्होंने टाइम पे सही डिसीजन लिया, जिस कारण मगध बाकी सबके मुकाबले और ऊपर उभरते उभरते और इंडिया का सबसे बड़ा, ताकतवर, विशाल महाजनपद बन गया। बाकी सब भी इसके जैसे ही थे स्टार्टिंग में। अगर मगध देख पा रहे हो तो मगध के नीचे की तरफ यहीं पर एक इलाका था जिसका नाम था अवंती। अवंती, ये था मगध। इसके ऊपर यहां पर एक बड़ा सा नेपाल से जिसकी सीमा टच होती थी, ये था कौशल, और इसी के ऊपर की तरफ ये था वज्जी। ये चार बहुत ताकतवर थे, मगध के ही आसपास हैं सारे। देखो, मगध के ऊपर की तरफ वज्जी है, मगध के नीचे दक्षिण पश्चिम की तरफ अवंती है, और मगध के इस तरफ उत्तर पूर्व की तरफ कौशल है। इन चारों में से कोई एक डेवलप होना था ज्यादा। जैसे चारों तो बराबर तो नहीं हो सकते ना। अब इन सब में सबसे अच्छी कंडीशन मगध और अवंती की थी। दोनों के पास जंगली इलाका था, जंगल थे जिसमें की लकड़ियां थी, तो इनके रथ बन सकते थे, व्यापार कर सकते थे। दोनों के पास खदानें थी जिनसे कि लोहा निकलता था, तांबा निकलता था, जिससे ये हथियार, औजार बना सकते थे। दोनों की मिट्टी, दोनों के पर्वत, पहाड़ सब एक जैसा था। लेकिन देखो, अवंती उतना आगे नहीं आया जितना मगध ने प्रोग्रेस की। इसका कारण था मगध के राजा बहुत समझदार थे, यहाँ कूटनीतिज्ञ लोग थे जो टाइम पे सही डिसीजन ले पाए, और इन सबसे ऊपर उभर के मगध एक ऐसा महाजनपद बना जिसने लेटर स्टेज में कुछ साल बीतते बीते इन सबको अपने अंडर ले लिया, और फिर ये पूरा इलाका मगध के नाम से फेमस हुआ। सिर्फ ये नहीं, अड़ोसी पड़ोसी और इलाके भी इसने अपने अंडर लिए। स्टार्टिंग में ना सब बराबर थे, बस इनकी समझदारी मान लो कि मगध लगातार ग्रोथ करता गया। अब ध्यान से मगध को देखो। पहला कारण मैंने बताया, गंगा की नदी घाटी। जिस इलाके में नदियां होती हैं वहां खेती बहुत अच्छी होती है, तो पहला नंबर इनकी कृषि के लिए स्थिति बहुत अनुकूल थी। कृषि के लिए क्यों? क्योंकि इनको नदियों से सिंचाई बहुत इजीली अवेलेबल था, पानी इनका। पहली बात। दूसरी बात, ये खुद भी नॉलेज थी इन लोगों को। इन लोगों को ना उस टाइम में धान की रोपण कृषि करनी आती थी। आज अगर आप खेतों में देख रहे हैं तो धान का टाइम आ चुका है, और आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, खेतों में धान की फसल की तैयारी स्टार्ट हो गई है। लगातार लोग छोटी छोटी क्यारियों में देखो धान की लगातार जो रोपण पद्धति से जिनको पौधों को रोपना है वो लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कुछ दिनों में हम देखेंगे कि खेतों में लगातार बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो फैमिली उनकी काम करेगी या बाहर से मजदूर अगर पॉसिबल हुआ, वो धान को रोपण पद्धति से, यानी एक जगह छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, अब उन सबको वहां से निकालेंगे जड़ समेत, और फिर ले जाके खेत में पूरे पूरे खेतों में उसको लगा देंगे। ये जो धान पैदा करने का तरीका है ना, इससे खेती ज्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है, फसल बर्बाद कम होती है। जैसे हम गेहूं हैं, गेहूं को सीधे डालते हैं, गेहूं का पौधा निकल आता है, लेकिन चावल सीधा नहीं निकलेगा। अगर आप चावल को खेत में डाल देंगे तो वो दाना पानी में टूट जाएगा। चावल तो पानी में भिगोने के 5-10 मिनट बाद ही टूट जाते हैं ना, तो उसमें फिर जैसे वो स्प्राउट निकलना, पौधा निकलना वो पॉसिबल नहीं है। तो धान को रोपण के तरीके से आज तक भी हम खेतों में बोते हैं। धान डायरेक्ट नहीं उगते
फेंकते खेत में, धान को पूरे खेत में नहीं फेंका जाता। आज भी जिस तरीके से हम धान को उगाते हैं ना, सेम ऐसी नॉलेज आज से हजारों साल पहले कहाँ के लोगों को थी? मगध। तो सोचो जिस तरीके से आज 2020 में भारत में किसान काम कर रहा है, ये नॉलेज आज से हजारों साल पहले मगध की जनता को थी। तो उस नॉलेज के दम पे इन लोगों की कृषि बाकियों से बेहतर थी। जब बाकी लोग अपने खेतों में चावल के दाने उगाने की कोशिश करते थे, सारा खेत बर्बाद होता, कहीं कहीं कोई कोई दाना निकलता था पौधे के रूप में, वहां इनके पास रोपण की समझ थी। तो रोपण में ये एक छोटी सी क्यारी तैयार करते, उसमें धान डालते और धान को बहुत बहुत क्लोज वो छोटे छोटे पौधे निकल आते। फिर उनको जैसे ही खेत तैयार होता, उनमें पानी भर के तैयार करके और उनको निकालते और फिर उनको खेत को वहां ले जाके इस फसल को और वहां रोपण पद्धति से कृषि करते। ये अपने आप में नॉलेज दिखाता है इनकी, पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों को ना कृषि पंचांग की भी अकल थी। पंचांग मतलब कैलेंडर, जैसे साल के किस महीने में बोने से धान अच्छे होंगे, साल के किस मौसम में बोने से गेहूं अच्छा होगा, कब चने अच्छे होंगे, इन सब की नॉलेज होगी तभी तो काम बनेगा ना। अब मान लीजिए आज हम देखें मई में, इस टाइम पे खेतों में सबसे ज्यादा जो किसान काम कर रहे हैं वो धान की खेती के लिए कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे कोई जाएगा और गेहूं डालाए खेत में तो वो फसल बर्बाद ही तो होगी, वो पौधे होंगे ही नहीं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन इस टाइम पे चल रही हैं वो धान के लिए ही उपयोगी है, गेहूं के लिए नहीं। तो ये नॉलेज होना भी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस टाइम पर। आज तो आप इंटरनेट से कुछ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, खरीफ कब निकलती हैं, रबी कब निकलती हैं, जायद क्या होती हैं। लेकिन इस टाइम थोड़ी कोई इंटरनेट या गूगल था, कोई किताब नहीं थी। ये लोगों की नॉलेज थी कि किस टाइम पे कौन सी फसल ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो इन लोगों को ये सब पता था। बाकियों को जब नॉलेज नहीं थी ना इतनी, तब इनको पता था कि किस तरह से गेहूं बोने हैं, कैसे धान बोने हैं। दोनों की पद्धति अलग है। गेहूं डायरेक्ट बीज के रूप में डाला जाता है, लेकिन धान डायरेक्ट बीज के रूप में नहीं डाला जाता, उसकी क्यारी अलग से तैयार की जाती है, फिर उसको रोपण पद्धति से बोया जाता है। तो इस चीज की नॉलेज होना भी तो ये दिखाता है कि ये बाकियों से ऊपर के स्तर के थे। जिसको अपने टाइम में बाकियों से ज्यादा ज्ञान होगा ना, वो हमेशा लीड करेगा सोसाइटी को। तो इनके साथ ये पॉजिटिव बात थी। इसके अलावा कृषि पंचांग की अकल थी इनको, सिंचाई के साधन थे, रोपण था। इन लोगों को ना बहुकिस्मी फसलों के बारे में भी पता था। अलग अलग किस्म, कौन सी फसल बोने के बाद मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि उसमें धान अच्छा होगा। इनको उस टाइम पे लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनसे कि खेती अच्छी हो जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मिट्टी में काम कर जाए, राइजोबियम, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। आज साइंस जो बताती है ना, इन लोगों को वो पहले से पता था। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके ये पता कर लिया कि कौन सी खेती करने के बाद कौन सी अगली फसल खराब होती है, या इस खेती के बाद कौन सी फसल लगाने से खेत अच्छा प्रोडक्शन देगा। ये सब एक्सपीरियंस था। बाकियों से बेहतर काम कर रहे हैं, नॉलेज इनके पास है, इनका एक्सपीरियंस बाकियों से बढ़िया है। जब बाकी सब सोए हुए थे ना, उनको नॉलेज नहीं थी इतनी, तब ये ऑब्जर्व करते थे कि साल के किस हिस्से में कौन सी फसल बोनी चाहिए। खेत में पहले ये बोया तो अगली फसल कौन सी बोए ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब इन सब चीजों की जिसको नॉलेज है, कॉमन सेंस लगाओ, उसकी खेती बढ़िया होगी। खेती बढ़िया होगी तो खेती से ही तो व्यापार बढ़ेगा। किसी भी देश में व्यापार सेकेंड नंबर पर आता है। व्यापार करोगे किसका? खेती से निकाली चीजों का ही ना। अगर तुम कोई बनी बनाई चीज, मान लो तुम कपड़े का व्यापार करते हो, तो कपड़ा भी कैसे बनेगा? कपड़ा बनेगा कॉटन से। कॉटन कहां से आएगा? खेत से। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृषि। जिसकी कृषि की क्वालिटी अच्छी है, उसका व्यापार भी अच्छा होगा, उसके उद्योग धंधे भी अच्छे होंगे। तो इन लोगों ने कृषि में नंबर 1 रैंक ले लिया। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, जिसकी खेती अच्छी है उसके पास सामान ज्यादा है, अतिरेक में है, एक्स्ट्रा है, तो बेचेगा, व्यापार करेगा। व्यापार करने का एक फायदा देखो इनके पास, गंगा नदी जो है ना, इससे ये लोग यातायात में बहुत फायदा उठाएंगे। ये अपनी नावों का यूज करेंगे व्यापार करने के लिए। गंगा नदी के 2 फायदे इनको हुए। एक तो नदी से इनका जो एरिया है वो सेफ हो गया, जल दुर्ग बन गया। नदी में बैठ के कभी सेनाएं आके अटैक नहीं करती, प्लेन्स में सेनाएं जाती हैं। तो जो इनकी 2 राजधानी है मगध की, इनकी पहली राजधानी बनेगी राजगृह। राजगृह ये इनकी पहली राजधानी है। जो मैंने कल भी बताया था, 5 पहाड़ियों से घिरा एक सेफ एरिया था। कोई आएगा ही नहीं अटैक करने, पहाड़ों पे चढ़ के थोड़ी कोई दूसरे पे अटैक करेगा। तो सेफ बैठे हैं, खूब प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं, अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। जब बाकी लोग अपने बेकार के कामों में लिप्त है ना, तब मगध अपनी प्रोग्रेस की प्लानिंग कर रहा है, तभी नंबर 1 बनेगा। तो एक तो नेचर ने इनका साथ ऐसे दिया। दूसरी इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये नदी दुर्ग था।
था, ये मान लो पाटलिपुत्र है, इसके पास नदी बहती है। अब नदी बहती है तो नदी के पानी में कौन आके अटैक करेगा? नदी में मगरमच्छ भी होंगे, सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, तो ऐसे बाहर से कोई आके अटैक नहीं करेगा। इस कंडीशन का फायदा उठाएंगे क्योंकि इस नदी से ये लोग व्यापार करेंगे, बाहर से भी लोग व्यापार करने आएंगे, ये भी व्यापार करने जाएंगे, एक बड़ा मार्केट डेवलप कर लेंगे। और जिसका व्यापार ज्यादा होगा, जिसकी खेती ज्यादा होगी, ये कॉमन सेंस लगाओ कि उसके पास पैसा भी तो ज्यादा आएगा, पूरी इकोनॉमी इनकी बूस्ट होती चली जाएगी। और यहाँ लोगों के पास, जनता के पास खूब सारा पैसा होगा, और जब जनता के पास पैसा होगा तो राजा क्या मांग सकता है? टैक्स। और जब राजा को खूब सारा टैक्स मिलेगा तो वो अपनी धीरे धीरे करके सेना बढ़ाता जाएगा। जितनी सेना बढ़ती जाएगी उतना व्यापारी सेफ होते जाएंगे, क्योंकि अगर बड़ी सेना है तो कोई बाहर से लूट भी तो नहीं मचा सकता ना। सेना का फायदा व्यापार को भी होगा, सेना का फायदा कृषि वालों को भी होगा, क्योंकि सेना एक डर का काम करेगी अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के लिए। यानी लगातार प्रोग्रेस होती गई, लोग जंगलों में गए, लकड़ियां काटी, व्यापार में लकड़ियों का यूज कर लिया, रथ बना लिए, सेना तगड़ी हो गई, राजा के पास ढेर रथ हैं, घोड़े मिल गए इनको, व्यापार में घोड़े भी तो आते थे ना, हाथी पकड़ लिए जंगलों से। तो हर तरह से पॉजिटिव चीजें आती चली गई। किसके हाथ में? मगध के हाथ में। ये सब कंडीशंस अकेले मगध की नहीं थी, अवंती के पास भी जंगल था, हाथी थे, लोहा था। इन जंगलों में आगे बढ़ते बढ़ते लोहे की खदानें निकलती आई, और जैसे जैसे लोहा एक्स्ट्रा आता गया तो लोहे से ये लोग कृषि के अपने औजार, हथियार बनाने लग गए, लड़ाई झगड़े के और औजार। हथियारों का फायदा इनको हुआ कि इनका दबदबा बढ़ता चला गया। अब इनके पास उस टाइम की बेस्ट तलवारें हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने धनुष बाण और तीर कमान जो जो थे इनके पास, सब कुछ बाकियों से बेहतर बना लिया। तो देखो हथियार खूब सारे हो गए, और कृषि करने के लिए औजार बना लिए। कृषि करने के लिए अब इनको जो खेत हैं उनको जैसे जोतने का जो काम करना है उसके लिए औजार चाहिएंगे ना, तो गहरे अंदर तक मिट्टी को खोदना या खेत को जोतना, इन सब के कारण इनकी कृषि का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया। फिर इनको नॉलेज भी है कि किस टाइम पे खेत में क्या लगाएं, कौन सी खेती रोपण से होगी, कौन सी सीधे बीज डालने से, बहु किस्में फसलें पैदा करते हैं। इन सब का फायदा ये हुआ कि लगातार 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 यहाँ की जनता के पास प्रोडक्शन बढ़ता गया, और जब जनता के पास पैसा खूब होगा तो राजा को फायदा होगा ही होगा। राजा कब दुखी होता है? जब जनता भूखी मरती है। आप आज भारत की स्थिति देखो, मार्च में यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई थी, मार्च में देश में टैक्स बहुत कम आया होगा, क्योंकि 15-16 मार्च के बाद चीजें नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ी। अप्रैल में यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चली, टैक्स 0% आया होगा। जब काम ही नहीं हो रहा तो सरकार को टैक्स कौन देगा? यही हालत मई में लगभग रह गई। इस टाइम भी कोई सरकार, टैक्स तब दिया जाता है जब आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर आप कमा ही कम रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कमा रहे हैं तो टैक्स कहां से देंगे? तुम इमेजिन करो आज इंडिया में एक महीने में कितना टैक्स आता होगा। करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देती है भारत की जनता, क्योंकि हम वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, तो बहुत पैसा है यहाँ, बहुत पैसा। आपको देखने से लगता होगा पैसा कम है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ एक एवरेज सरकारी नौकर, सबसे छोटे रैंक पे कांस्टेबल होता है ना, कांस्टेबल भी टैक्स देता है, उसकी भी इनकम टैक्सेबल में आती है। यहाँ कितने बिजनेस चलते हैं, आप खुद सोच के देखो, कितना बड़ा एक बहुत बड़ा विशियस सर्कल है। सब लोग पैसा पे करते हैं सरकार को किसी ना किसी फॉर्म में। सरकारी नौकर को तनख्वाह में से, छोटी सी तनख्वाह होती है उसमें से भी टैक्स देना होता है। जो पेंशनर्स है ना, वो भी अगर ठीक ठाक रैंक से हटे हैं वो भी टैक्स देते हैं। ये तो मैं वो बता रही हूँ जो सरकारी नौकरी में है। 1-2% लोग, जितने लोग बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के पास ठीक ठाक नॉर्मल सा बिजनेस है ना, वो भी लाखों रुपए सरकार को, करोड़ों रुपए सरकार को देते हैं। ये बहुत ज्यादा इनकम सरकार को इसी तरह तो होती है। और सरकार कहाँ, घर से थोड़ी पैसे बनाएगी। आरबीआई पैसे ऐसे नहीं छापता कि सरकार के लिए छापे, ये सब इसी समाज से कमाती है सरकार। तो सरकार कब कमाती है? जब जनता कमाती है। अब जब जनता ही नहीं कमा रही, जनता के पास ही पैसा नहीं है, तो सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा? और जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो कैसे रोड बनाएगी, वो कैसे स्कूल बनाएगी, वो कैसे अस्पताल बनाएगी? तो सब चीजों पे प्रभाव आएगा ना। यानी जब जनता अमीर है, जनता खुश है, जनता पैसे कमाती है, तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास पैसा देती है। जनता के पास ही पैसा नहीं है, वो खुद ही गरीबी में, लाचारी में जी रही है, तो राजा तो नीचे आएगा ही आएगा। मगध की जनता भी खुश थी, क्योंकि
क्योंकि मगध की जनता के पास लगातार औजार बढ़ रहे थे और लगातार हथियार सेना के पास बढ़ रहे थे। यानी मजबूत इकोनॉमी है इनकी, कृषि इनकी बेस्ट है, व्यापार इनका बेस्ट है, सेना इनकी बेस्ट है, जनता इनकी खुश है, अपने आप प्रोग्रेस होगी। ये सब चीजें अगर नेगेटिव होती तो ये दबा रह जाता, जैसे बाकी दबे रह गए। तो धीरे धीरे करके मगध नंबर 1 बन गया। अब अगर इंडिया को हमें वापस उसी ट्रैक पे लाना है ना, तो सबसे पहले तो कमाना होगा, क्योंकि सरकार पैसे बनाती नहीं है, सरकार पैसा तुमसे और मुझसे, हम आम लोगों से ही लेगी। अगर हमारे पास इनकम्स अच्छी होंगी, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास टैक्स जाएगा। लेकिन अगर सोचो काम धंधे ही बंद हो जाएंगे, जनता भूखी मरेगी, तो सरकार के पास भी तो सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा, फिर कैसे देश विकास करेगा। इसीलिए जरूरी है इकोनॉमी को उभारने के लिए कि दोबारा से सब लोग कमाने के रास्ते पर आ जाए, क्योंकि कमाएंगे तो ही सरकार को टैक्स के फॉर्म में पैसा जाएगा। ठीक है, ये तो हुई मगध के डेवलपमेंट की बात। मगध के कारण अगर तुम समझ पाए हो, आर्थिक कारण है, इनके पास उस टाइम में सब कुछ है, पैसा है, उस टाइम में मुद्रा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम में ना मुद्रा चल पड़ी थी। मैंने आपको बताया था आहत सिक्के होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। इन सिक्कों में एक स्टैंप लगती थी राजा की। अब तक देखो सिक्कों की बात मैंने नहीं की थी, हड़प्पा वालों में तो अलग सी मुद्रा थी उनकी, जिसपे पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति थी। फिर हमने देखा था निष्क, सोने के ढेर का नाम था, सोने के आभूषण के लिए भी यूज कर देते थे। कहीं इक्की दुक्की जगह सिक्का लिखा है, लेकिन सिक्के थे नहीं, सोने का ढेर या आभूषण। अब आगे जाके जब व्यापार बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, कर लगेंगे, तब सिक्के चल पड़ेंगे। और अब इस स्टेज में आके चांदी के सिक्के मिले हैं हमें, कौन से काल के? महाजनपद काल के। तो मगध धीरे धीरे आर्थिक कारणों से डेवलप होता जा रहा था। दूसरा मैंने बताया, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, भौगोलिक कारण जो नेचर ने इनको दिया। इनके पास नदियां थी जिनसे ये सिंचाई करते थे, सोन, पुनपुन, गंडक, ये सब गंगा की सहायक हैं, तो पूरी सिंचाई इजीली अवेलेबल है। फिर इनकी अपनी नॉलेज भी काम की है, इनके पास एक बड़ी सेना बन गई। ये सब फैक्टर्स हेल्प कर रहे थे मगध को डेली डेवलपमेंट और आगे आगे करने में। इसके अलावा तीसरा फैक्टर, यहाँ के जो राजा थे ना, ये बहुत ज्यादा समझदार थे और ये कूटनीति का प्रयोग करते थे। कूटनीति समझते हो? कूटनीति कोई बुरी चीज नहीं होती, कूटनीति होती है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अब किस चीज की जरूरत है, वो डिसीजन जो टाइम पे ले जाता है, वो कूटनीति से काम करता है। प्लानिंग्स करनी जरूरी है। कामयाबी बैठे बिठाए किसी को नहीं मिलनी, तुम्हें भी नहीं मिलनी, ना हमें मिलनी। सबने, जिसने काम किया है, जिसने मेहनत की है, जिसने प्लानिंग सोच समझ के की है, जिसके एग्जीक्यूशन सही टाइम पे रहे, वो लोग जीवन में कामयाब हुए, चाहे वो राजा महाराजा थे या वो आम जनता थी। तो यहाँ पे कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान था। कैसे? अभी मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ। मगध जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इस मगध में कायदे से 3 लेकिन वैसे 5 वंश की बात की जाती है। सबसे पहले यहाँ बृहद्रथ वंश आया। बृहद्रथ, इसकी जानकारी का कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ पुराणों में लिखा है। पुराण में लिखा है, हमारी जो पुराण है ना, हिंदू धर्म की पुराण, आपको पता होगा वेद व्यास जी ने जिनकी रचना की, ये 18 पुराण है। इनमें मत्स्य पुराण का नाम आपने सुना होगा, विष्णु पुराण सुना होगा। इन पुराणों में लिखा है कि मगध पर एक वंश था सबसे पहले जिसका नाम था बृहद्रथ, लेकिन हिस्ट्री की किताबों में ऐसा नहीं लिखा। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि सच में ये वंश था भी या पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं की ना कोई गारंटी नहीं है, पौराणिक कथाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी, कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो कि आज साइंस होते हुए मानना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर पूछे तो हम कहेंगे हाँ, पौराणिक कथाओं में बृहद्रथ जो था, इनका भी वंश चला था। बाकी इसके बारे में कोई लिखित वैसा साक्ष्य नहीं है। दूसरा वंश, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। तीसरा शिशुनाग वंश, राजा का नाम ही शिशुनाग था, उन्हीं के नाम पे शिशुनाग वंश। चौथा नंद वंश, नंद। और 5वां इसमें आएगा मौर्य वंश। ये 5 वंश हैं मगध पे। पहला और 5वां क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उसको अकेला मगध नहीं कहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग उसकी भी मगध से ही थी। मेन इसमें पढ़े जाते हैं ये 3, ह शी न। इसका फॉर्मूला है याद करने का, ताकि एग्जाम में आप भूलो ना। ह शी न, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। पहले जो आया जिसके बारे में हमारी पुराण बताती हैं वो बृहद्रथ है, लेकिन उसका लिखित में कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। और जो इंडिया पे राज करेगा पहला बड़ा वंश, जिसका नाम है
मौर्य वंश। तो मेन मगध पे 3 आए हैं, हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और न मतलब नंद वंश। ठीक है, अब देखो कूटनीति की हम बात कर रहे हैं, तो कूटनीति कैसे दिखेगी? सबसे पहले हर्यंक वंश की बात करते हैं। हर्यंक वंश ने क्या किया? हर्यंक ही कहलाता है पितृहंता। इस वंश में एक खास बात है कि सबने अपने पिताजी की हत्या कर दी। सब राजाओं ने अपने बाप को मार के ही गद्दी प्राप्त की है। 3 राजा हुए हैं ये। इनमें सबसे पहला था बिंबिसार, फिर हुआ अजातशत्रु। लगभग 50 साल बिंबिसार राज कर गया। अजातशत्रु को लगा पिताजी तो हटेंगे ही नहीं, मेरा नंबर ही नहीं आएगा, मैं बुढ़ा ही हो गया हूं। उन्होंने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया, अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठे। बड़े राजा थे वो भी। फिर उनके बेटे को भी सेम बात लगी, उसने, उदायन उनका बेटा था, उसने अजातशत्रु का मर्डर किया और खुद गद्दी पर बैठा। क्योंकि ये बहुत अजीब बात थी कि ऐसे पिताजी का मर्डर करना। इंडिया ऐसा देश नहीं रहा था और हिस्ट्री में हमने देखा था कि पिता की बात की बहुत वैल्यू थी। पिताजी ने जो कह दिया वो माना जाता था पूरे परिवार में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे अपने बाप को ही मार के गद्दी पे मालिक बन के बैठ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा कैसे हुआ। इसलिए इसका नाम ही हमने क्या कर दिया? पितृहंता। पितृ मतलब पिताजी की हत्या करने वाला वंश। तो ये बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है कि गद्दी के प्रति इतनी लालसा हो गई कि पिताजी का ही काम तमाम कर दिया। ये 3 बड़े राजा हैं, पहला वंश है ये। क्या नाम है इनका? हर्यंक वंश। पितृहंता तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पिताओं की हत्या करके ये सब लोग गद्दी प्राप्त करके आए थे। इनमें सबसे पहला आदमी जिसका नाम हम पढ़ते हैं यह है बिंबिसार। बिंबिसार एक बहुत चालाक, टाइम पे सही डिसीजन लेने वाला, समझदार आदमी था। चालाकी अगर अपने फायदे के लिए है लेकिन दूसरे का नुकसान करके नहीं है तो चालाकी बुरी नहीं है। चालाकी तब बुरी है जब आप दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ते हैं। तो चालाक था, टाइम की जरूरत को समझा। कैसे? इसको ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं मगध की। ये मान लीजिए है मगध। मगध के इस तरफ एक छोटा सा पड़ता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। और मैंने बताया था पहली प्लैंड सिटी थी चंपा, ये आपको कल पढ़ाया गया था। मगध के इस तरफ की तरफ यहां आ जाता है अवंती, और मगध के इस तरफ आ जाता है कौशल, मगध के इस तरफ आ जाता है वज्जी, और एक यहां छोटा सा पड़ता है वत्स, ये काशी, और इसके नीचे पड़ता है यहां पे वत्स। 16 में से देखो जरा, 4 तो ये बड़े हैं और 3 छोटे, 7 इकट्ठे ही हैं एक बेल्ट में। हैं तो 12 के 12, लेकिन अभी हमारे काम के ये हैं। तो ये सातों जो है ना, इन सब में 4 लगता है कि नंबर 1 आ सकते हैं। कौन कौन? कौशल, वज्जी, मगध और अवंती। ये 3 तो बहुत छोटे हैं, टेरिटरी इतनी कम है कि ये बड़े राजा नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनका अस्तित्व है, ये राजा हैं, इनकी अपनी खासियत है। जैसे अगर वत्स की बात करें तो मैंने बताया था वत्स का राजा था, उदयन नाम था उसका, और उसने जो वासवदत्ता, किसकी बेटी थी वो? अवंती के नरेश, चंड प्रद्योत की। उनके बारे में एक किताब लेटर लिखी गई है, स्वप्न वासवदत्ता। ऐसे ही अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि प्लैंड सिटी थी। काशी भी इंपॉर्टेंट है, बनारस, वाराणसी इसकी राजधानी। तो ये सब पूरी बेल्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ बारिश अच्छी होती है, यहाँ सिंचाई के साधन है, जंगल आसपास है। लेकिन डेवलपमेंट में कौन 4 आगे निकल सकते हैं? या तो मगध नंबर 1 आएगा, या अवंती, या कौशल, या फिर वज्जी। अब इनमें नंबर 1 कौन आएगा? मगध। कारण देखो, मगध की चालाकी। मगध का जो बिंबिसार है ना, ये बहुत तेज दिमाग, चालाक आदमी है। इसने कूटनीतियों का सहारा लिया। सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंध, यानी आसपास से कैसे रिश्तेदारी बना ली जाए ताकि मेरे ऊपर कोई अटैक ना करे। तो अब जैसे इसकी जो एज थी वो शादी ब्याह लायक थी, तो इसने बहुत चालाकी से, समझदारी से आसपास नजर दौड़ाई कि भाई कहाँ के राजा की बेटी के पास मैं अपनी शादी का प्रस्ताव भेज दूं, ताकि वो जो है, अगर मान लो उनकी बेटी या बहन मेरी वाइफ बन जाती हैं तो मैं सेफ हो गया, मेरे ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। तो इसने देखा अब ये छोटे राजाओं से शादी करने की जरूरत नहीं इनकी बेटियों और बहनों से, क्योंकि ये छोटे, ये अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े हैं ना, उनके साथ अगर रिश्तेदारी बन पाती है इन तीनों के साथ, तो फिर मगध सेफ हो जाएगा। ये भी तो प्लानिंग का हिस्सा था ना, बाकियों ने ऐसी प्लानिंग नहीं की। तो बिंबिसार ने प्लानिंग करके, वज्जी वाले जो लोग थे ना, ये बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, इनकी यूनिटी बहुत तगड़ी थी, और इनको कोई भी सोच नहीं पाता था कि वज्जी पे कभी अटैक कर पाएगा। इनमें यूनिटी ऐसी थी 8 गणराज्यों में कि ये किसी को भी खत्म कर सकते थे, यूनिटी के कारण।
तो मगध के राजा ने प्लान किया कि भाई वज्जी पे अटैक करना बेवकूफी है। वज्जी वालों के यहाँ पर एक राजा की बेटी की एज शादी की थी, तो उसने क्या किया, मगध ने अपना रिश्ता, बिंबिसार ने अपना रिश्ता भिजवाया वज्जी के पास कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब वज्जी वालों को लगा कि भाई ठीक है, बड़ा राजा, अच्छा राजा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, खूब जंगल है, हाथी है, सेना है, टैक्स आता है, बढ़िया राजकाज चल रहा है। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी, उसका नाम था चेलन्ना, चेटक की बहन थी वो, चेलन्ना नाम था, तो चेलन्ना जो कि वज्जी की लड़की थी, वज्जी वालों की, इसकी शादी कर दी मगध के राजा के साथ, जिसका नाम क्या था, बिंबिसार। तो बिंबिसार की रिश्तेदारी हो गई वज्जी में। वज्जी वाले अटैक नहीं करेंगे भाई, जिस घर में अपनी बेटी या बहन को दे दें उसके ऊपर अटैक थोड़ी होता है, तो वो तो रिश्तेदारी है, तो वो तो हेल्प कर देगी। अगर कभी मगध पे दिक्कत आई ना तो वज्जी वाले इसकी हेल्प करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। अब यहां से निश्चिंत हो गया बिंबिसार कि भाई मैं फ्री हूं, ये कभी मेरे ऊपर अटैक करने की सोच ही नहीं सकते। अब इसने अपनी दूसरी समझदारी का कदम उठाया और अपना एक रिश्ता कौशल नरेश के पास भिजवाया। कौशल के राजा थे जिनकी बेटी थी महाकौशला, बहन, सॉरी बेटी तो इनकी वज्जी वालों की थी ना, इनकी बहन थी। कौशल जैसा नाम था ऐसे ही बहन का नाम रखा हुआ था, महाकौशला। तो इसने रिश्तेदारी में भाई कहा कि भाई अब हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी बहन की शादी हमारे यहाँ कर दो। तो इन लोगों की बहन थी महाकौशला, कौशल नरेश की बहन, उसकी शादी भी मगध के बिंबिसार के साथ हो गई। कहते हैं ऐसी प्लानिंग कर करके इसने 500 शादियां की। 500 में सबके नाम मैं नहीं ले रही क्योंकि महाजनपद में तो सिर्फ 2 ही मेन है, एक शेमा भी इसकी वाइफ थी, लेकिन छोटे छोटे जो ये इस टाइप के थे ना, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे, इनके साथ भी शादियां की। और कुल उस टाइम में 500 रानियां थी इसकी, वैवाहिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकि इसको अटैक का डर न रहे, और अगर कभी जरूरत पड़े तो वो सब मिलके सेना भेज दें या इसके ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में हेल्पिंग हैंड रहे। ये तो चालाकी है देखो दोनों, ताकि दोनों की तरफ से फ्री हो जाए। अब ये छुटपुट तो इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकते ना। वज्जी वालों की बेटी की शादी हुई है, जिसका चेलन्ना नाम था, उसका चेटक की बहन थी, तो इनकी बेटी तो इनका दामाद हो गया और इनकी बहन है, तो इनके ये रिश्ते में जीजाजी बन गए। अब ये देखा जाए तो दोनों तरफ से आंख बंद करके सो सकता है, कोई चिंता नहीं। कौशल वालों को लगा कि यार हमारी प्रॉपर्टी, इनका ही हिस्सा था ये काशी, इन्होंने कहा भाई अपनी बहन की शादी हमने की है तो चलो हम दहेज में काशी को दे देते हैं। तब ये था कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी, तो कौशल वालों ने मगध के बिंबिसार को काशी दे दिया कि भाई ये पूरी बेल्ट आपकी। इसके बीच में ढेर जंगल थे, प्रॉपर्टी पूरी, तो ये बेल्ट बन गई। देखो मगध कैसे आगे बढ़ेगा, अभी मगध इनके बराबर था, रिश्तेदारी बना बना के मगध आगे बढ़ गया। अब जब इन दोनों से रिश्तेदारी अच्छी हो गई ना, तो मगध को लगा मुझे डर सिर्फ किससे है, अवंती, क्योंकि अवंती मेरी टक्कर का है, भाई कल को मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। तो उसी टाइम किस्मत ने साथ दिया बिंबिसार का, अवंती का राजा चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया। मैंने कल भी बताया था, यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था चंड प्रद्योत, इसको पीलिया की बीमारी हो गई। पीलिया हो गया तो लीवर खराब, ये हो गया कि बस अब मरेगा, कोई कोई दिन जा रहा है मरेगा। चंड प्रद्योत की हालत दिन बदन बदतर होती गई और लगभग मरना निश्चित हो गया। उसी टाइम पे ये बात मगध के बिंबिसार के कानों में गई कि चंड प्रद्योत मरने वाला है और ये साम्राज्य तो खत्म होगा। तो इसको लगा भाई अगला कोई आ जाएगा फिर वो संभालेगा, मेरे लिए तो दुश्मन बने ही रहेंगे ना, तो क्यों ना समझदारी से इस मौके का फायदा उठाया जाए और चंड प्रद्योत की पीलिया की बीमारी इसके लिए फायदा देगी, क्योंकि इसने अपने एक राज्य वैद्य जो कि बड़ा डॉक्टर था उस टाइम का, जीवक, इसको कहते हैं गणिका का बेटा था जीवक, गणिका का बेटा, गणिका मतलब उस टाइम में एक तरह से वैश्यावृत्ति से जोड़ के समझ लो। तो जीवक जो बहुत तेज दिमाग वैद्य था, राज्य वैद्य था, किसका वैद्य था ये, बिंबिसार का, मगध के राजा का पर्सनल डॉक्टर। इसने अपने उस डॉक्टर को कहा कि तुम जाओ और जाके चंड प्रद्योत को ठीक करके आओ। तो चंड प्रद्योत की पीलिया की बीमारी जीवक ने ठीक कर दी। अब जिसकी जान निकलने की कंडीशन पर है और एक राजा की मदद से वो बच जाए तो वो लाइफ लॉन्ग ऋणी हो गया, वो तो उसके पैर धोके भी पीने को तैयार होगा, अटैक तो वो सोच भी नहीं सकता। इस तरह अवंती का राजा मगध का दोस्त बन गया। जहां जरूरत पड़ी वहां रिश्तेदारी, और जहां रिश्तेदारी का हिसाब नहीं था, इसकी ना कोई बहन थी ना बेटी, शादी किससे करता, तो यहाँ इसकी किस्मत साथ दे गई कि इसका लीवर खराब हो गया, इसको पीलिया हो गया और फाइनली पीलिया ठीक भी हो गया इस राजा के डॉक्टर के कारण। तो देखो जरा, अब इसको इन तीनों का डर खत्म हो गया। इन तीनों से बाकी सब डरते थे, इन तीनों के एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन में आ गया मगध, बिल्कुल मेंटली फ्री है। ये इसको दहेज में मिल गया। अब इसको लगता है मैं ताकतवर हूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा आसपास का आदमी। तो इसने समझदारी दिखाई और इसने कहा कि अंग जो है ना, इसका ना कोई बड़ा दोस्त है ना कोई दिक्कत है, मैं इसके ऊपर अटैक करके इस पे कब्जा कर लेता हूं। और इसने सबसे पहले अंग के ऊपर अटैक
अटैक किया, युद्ध से अपना बना लिया। ये जो मिला था ये दहेज में मिला था, अंग इसने युद्ध नीति से कब्जा कर लिया आक्रमण करके। अब ध्यान से देखो, मगध जो कि पहले इनके बराबर का सर्कल जैसा था, अब वो एक बड़ी बेल्ट के रूप में आ गया। काशी दहेज में मिला है और अंग पे इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन अभी भी इसके मन में डर है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 7 बनाए हैं। पाकिस्तान की तरफ का गांधार और कंबोज मैंने जो आपको नहीं, जो कल बताया था, अभी उनका जिक्र नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, गांधार जो है ना, इससे सब लोग डरते थे। इसके अटैक का चर्चा मतलब पूरे उस टाइम पे 16 महाजनपदों में था। इस गांधार ने पाकिस्तान के हिस्से से कभी अवंती पे अटैक किया था इसी हेरफेर में, और अवंती को बुरी तरह से हरा दिया। सोचो कहां से उठ के आया और कहां के राजा को हरा के गया। तो वो डर सबके मन में था। वो मगध के बिंबिसार के मन में भी था कि कहने को तो मैं राजा बन गया, लेकिन अगर कल को मेरे ऊपर गांधार ने अटैक कर दिया तो मेरा वही हाल होगा जो अवंती का हुआ। तो इस डर में इसने पहले ही प्लानिंग की। ये होती है समझदारी, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। और इसने अपना एक दूत, अपना एक मैसेंजर, ढेर सारे गिफ्ट्स लेके, कीमती पत्थर और तरह तरह के पता नहीं क्या क्या थाल भर भर के पूरे भिजवा दिए। कम से कम 10-15 आदमी गए, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गए। और गिफ्ट्स किसके पास गए हैं? गांधार। उसके दरबार में पेश हुए तो कहा कि हमारे जो राजा हैं, मगध के राजा बिंबिसार, ये उन्होंने भेजा है और वो आपसे मैत्री संबंध बनाना चाहते हैं। तो गांधार नरेश को लगा भाई बहुत बढ़िया राजा है, मैं तो बैठे बिठाए इतना सारा सामान मिल गया, ना कोई अटैक करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना सेना भेजनी पड़ी। तो उसने कहा मुझे मंजूर है। यानी गांधार ने मैत्री संबंध, मित्रवत नीति अपना ली। किसके साथ? गांधार के साथ। तो गांधार का जो डर था ना, जो अवंती ने उसका गुस्सा झेला था, उस गुस्से से, उस डर से भी बच गया बिंबिसार। इसलिए बिंबिसार समझदार है। बिंबिसार इन सब कामों को अकेला नहीं कर रहा, इन सब कामों में उसको सलाह दे रहे हैं दो बहुत बड़े आदमी। कहते हैं सलाहकार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। शकुनी सलाहकार था दुर्योधन का, उसका हाल देख लो, और श्री कृष्ण सलाहकार थे पांडवों के, उनकी विजय का कारण देख लो। तो ये होता है आप सलाह किससे लेते हैं। अगर आपका सलाह जिससे आप लेते हैं वो खुद ही घटिया है, वो नेगेटिव इंसान है, उसकी अप्रोच नेगेटिव है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका भला कभी नहीं होगा। अगर आप सलाह लेते हैं अपनी बराबरी के या अपने से ज्यादा तेज दिमाग, अपने से ज्यादा स्किल्ड, अपने से ज्यादा नॉलेज रखने वाले आदमी के साथ, तो वो आपके उद्धार की, विकास की बातें आपको समझा सकता है, वो कोई आइडिया दे सकता है जिससे कि आपका डेवलपमेंट होगा। तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे सलाहकार कौन है। ये सब डिसीजन जो ले रहा है ना मगध का राजा, इसकी हेल्प करने वाले 2 आदमी हैं। एक का नाम है सुनिधि और एक का नाम है दीर्घचारण। ये हैं सलाहकार। इन्होंने बहुत हद तक ये सारी प्लानिंग की थी, शादी ब्याह वाली या दूत भेजने वाली या काशी किस तरह मिल सकता है, ये सब प्लानिंग इन दोनों आदमियों की है। तो ये इंपॉर्टेंस है सलाहकारों की। बिंबिसार देखो कैसे कैसे समझदार बना, कैसे उसने बेल्ट छीन ली। अंग पे आक्रमण कब किया? जब सेफ हो गया। अगर पहले ही अंग पे आक्रमण करता तो मान लो वज्जी वाले आ जाते, भाई तूने कैसे अटैक किया और अब हम तेरे ऊपर अटैक करेंगे। सबके साथ अच्छे संबंध बना के जब देखा कि अंग छोटा अकेला पड़ा है, आक्रमण करके उसके ऊपर अटैक कर लिया। काशी फ्री में मिला था, पूरी बेल्ट किसकी है? ये मगध की। तो देखो प्रॉपर्टी कैसे बाकियों के मुकाबले बढ़ा ली। ना वज्जी वाले अटैक करेंगे, अगलों की बेटी की शादी हुई है, चेलन्ना की, चेटक की बहन की, और ना कौशल वाले, क्योंकि महाकौशला की शादी हुई है, ये चेटक की पुत्री है, सॉरी ये बहन है। यहाँ पे काशी फ्री मिल गया, वत्स छोटा सा है, वो वैसे भी अटैक नहीं करेगा। यहाँ का राजा फ्रेंड बनी गया, चंड प्रद्योत। तो बिल्कुल सेफ हैंड है, गांधार से भी कोई डर नहीं है। किसको? मगध को। मगध आराम से राजपाट चला रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मगध का राजा बिंबिसार लंबे टाइम तक कामकाज करता रहा, प्रॉपर्टी बढ़ गई थी, खूब टैक्स आ रहा था, बड़ी सेना थी, जंगल था, लकड़ियां थी, व्यापार होता था, हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ बढ़िया था। लगभग 50 साल राज कर गया। इसके बाद इसका बेटा अजात शत्रु, जो बड़ा हो चुका था, क्योंकि पिताजी को शासन करते करते 50 साल हो गए थे, इसको लगा कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझे राज करना चाहिए। अजात शत्रु ने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया। पितृहंता वंश है ये, अपने पिताजी का मर्डर करके और अजात शत्रु ने कमान संभाल ली। अब पिताजी की प्रॉपर्टी एज इट इज मिल गई ना, यानी काशी और अंग पे किसका अधिकार है? अजात शत्रु का। लेकिन ये याद रखो कि काशी तो दहेज का मिला हुआ सामान था, और दहेज का सामान तभी तक रह सकता था जब तक लड़की वाले या उनकी जिनकी बहन की शादी हो वो चाहते थे। जैसे ही इसने मर्डर
किया अपने पिताजी का, तुरंत से वज्जी वाले गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई उनकी बेटी की शादी हुई थी और उस राजा का मर्डर हो गया, तो जिसने मर्डर किया वो दुश्मन ही तो बन गया। ऐसे ही कौशल वाले भी गुस्से में आ गए, भाई हमारी बहन की शादी, यानी जो हमारे रिश्तेदारी में लगते थे उनका मर्डर कर दिया, चाहे तो उनका बेटा है लेकिन किया तो गलत, अब चल मारेंगे नहीं क्योंकि उन्हीं का बेटा है, लेकिन जो हमने प्रॉपर्टी दी थी ना काशी, ये हम वापस ले रहे हैं। यानी काशी दहेज में वापस ले लिया। किसने किया ये काम? कौशल ने। अब काशी हाथ से निकल गया। किसके हाथ से निकल गया? मगध के से। ये बेइज्जती की बात होती है, कोई ऐसे दहेज का सामान वापस ले ले और इतने साल बाद, भाई कितना लंबा टाइम तो बीत ही गया था। तो ये आसपास के एरिया में ये बेइज्जती हुई कहीं ना कहीं अजात शत्रु की। अजात शत्रु ने टारगेट बना लिया। इसके अंदर भी तो खून बिंबिसार का ही था। इसने कहा ये बेइज्जती का मुझे बदला लेना है, और सबसे पहला प्लान बनाया कि मैं कौशल के ऊपर ही चढ़ाई करूंगा, कौशल को मैं हराऊंगा। और इसने कौशल के ऊपर, सेना इसके पास थी, पिताजी के 50 साल से काम कर रहे थे, अपनी सेना लेके मगध के अजात शत्रु ने चढ़ाई कर दी कौशल नरेश पर। कौशल में जो राजा था, प्रसेनजीत नाम था उसका। प्रसेनजीत मैंने कल एग्जाम्पल में बताया था आपको कि बिल्कुल बराबर की उम्र का था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध काफी एज हो चुकी है इस टाइम तक। तो मगध के जैसे अजातशत्रु यंग लड़का है, इसने चढ़ाई की तो कौशल नरेश हार गए, और हारने के बाद मगध ने यानी अजातशत्रु ने इनसे वापस कहा कि मुझे काशी चाहिए, और दान या भीख में नहीं चाहिए। अब इनकी बेटी बड़ी हो गई थी, तो पहले इनकी बहन की शादी हुई थी ना इन्हीं राजा की, तो इसने कहा कि अब आपकी बेटी की शादी मुझसे करो। तो यहाँ पे कौशल नरेश ने अब दोबारा से रिश्तेदारी नहीं चाहते हुए भी, पहले बहन की शादी की थी, वो अपनी इच्छा थी, बेटी की शादी करनी पड़ी मगध के अजातशत्रु के साथ, और वापस से दहेज में ले लिया मगध ने काशी को। तो जो बेल्ट पहले आधी कट गई थी, किसके कारण? अजातशत्रु ने, क्योंकि इसने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया, तो उन्होंने प्रॉपर्टी वापस ले ली। अब उनके ऊपर चढ़ाई की, उनको हराया और कहा कि भाई ये हिस्सा दोबारा से मुझे दहेज में ही चाहिए, तो काशी वापस से मिल गया। यानी ये बेल्ट एज इट इज है। ये बहुत चालाक और समझदार आदमी है अजातशत्रु, पिताजी से और 4 कदम आगे है। इसके पास एक सलाहकार है जिसका नाम है वस्सकार। वस्सकार। तो अजातशत्रु जो है ना, ये पूरी प्लानिंग करता है कि कैसे क्या होगा। अब इसका सलाहकार वस्सकार कहता है कि ये बेल्ट तो हमारी है, कोई चिंता ही नहीं, इनकी बेटी की भी शादी हो गई तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वज्जी वाले अभी दुश्मन ही हैं, क्योंकि वज्जी वालों की नजरों में बिंबिसार का जो स्थान था वो बहुत ऊंचा था, और उसका मर्डर कर दिया था अजातशत्रु ने। तो इसने सोचा कि वस्सकार ने कहा कि आप कुछ भी करके ना वज्जी पे अटैक करके उसको अपनी बेल्ट में ले लो, नहीं तो वो कभी भी नुकसान कर देगा। अब कौशल नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वज्जी कर सकता है। तो इसने क्या किया, मगध ने, जो ये वज्जी था ना, इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वज्जी में 8 गणराज्य थे, यानी 8 ऐसे संघ थे। इन सबका, जैसे आज इंडिया है ना 29 राज्यों का संघ है, ऐसे वज्जी में 8 गण संघ थे। इनमें 8 तरह के राजा बैठते थे, प्लानिंग्स करते, जैसे कोई दिक्कत आती 8 एक बन जाते, सब एक हो जाते, वैसे सबका कामकाज अलग अलग था। तो इनकी ताकत थी, इनकी यूनिटी। अब इस वस्सकार नाम के आदमी ने बहुत चालाकी चली, और बैठ बैठ के यहाँ जाते, जैसे राजा आपस में जाया करते थे, राजा महाराजा मंत्री वगैरह, यहाँ जाते जाते और इन लोगों के कान भरने शुरू कर दिए सबके, किसी को किसी के खिलाफ भड़का दिया, किसी को किसी के खिलाफ। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब ये 8 एक दूसरे से चिढ़ने और लड़ने लग गए, इनमें फूट पड़ गई, और इस फूट का फायदा बाहर का आदमी उठाएगा। जब तक ये एक थे ना, किसी में हिम्मत नहीं थी इनको हराने की या इनको दबाने की या खत्म करने की, लेकिन अब इस फूट का फायदा अजातशत्रु उठाएगा। फूट किसने डलवाई है? वस्सकार ने, और इसके ऊपर अटैक कर देगा। और जब अटैक करेगा ना, तो 8 इकट्ठे नहीं आएंगे, और उस टाइम पे जब इकट्ठे नहीं होंगे तो एक एक को हराना तो बहुत आसान है। यहाँ पे ये 2 बड़े हथियार लेके जाएगा अजातशत्रु। एक का नाम है रथ मूसल, नाम देखो हथियारों के, और एक का नाम है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये 2 हथियार हैं। रथ मूसल क्या है? एक बहुत बड़ा, ये लगा लो जैसे लकड़ी का लॉग होता है ना, लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा, बहुत भारी भरकम, पेड़ काटते हैं जो बीच की बहुत मोटी सी लकड़ी का लट्ठा होता है, उस तरह का लोहे का बनाया जाता था, बहुत भारी भरकम लोहे का बहुत मोटा सा पिलर, और इसको हाथियों पे बांध देते, और हाथियों को जैसे 2 तरफ बांध दिया, हाथी बार बार जा रहे हैं आगे, और वो लकड़ी, इसका जो लोहे का वो इतना भारी भरकम पिलर है ना, वो प्रेशर मार रहा है। ये काम आता था रथ मूसल, दरवाजों को तोड़ने के। तो जब यहाँ अटैक करेंगे तो दरवाजे बंद करते थे ना राजमहल वगैरह के, ये वहां ले गया हाथियों को,
लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो फाइनली जब वो बार बार मार पड़ेगी इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, वो भी लोहे के इतने भारी भरकम लट्ठे से, तो अपने आप टूट जाएगा। रथ मूसल का प्रयोग किया, पहला बड़ा हथियार जो बाकियों के पास नहीं था। दूसरा महाशिला, शिला होते हैं पत्थर, एक ऐसी तोप जैसा हथियार था जिसमें पत्थर लगाते थे, पत्थर भरते उसके आगे, और फिर जब उसको चलाते तो वो एकदम दूर जाके कई 100 मीटर पे जाके पत्थर गिरता, बहुत भारी भरकम पत्थर। तो इन महलों के बाहर वो पत्थर वाला महाशिला कंटक तोप जैसा खड़ा किया, उसमें पत्थर भरे और तेज तेज जाके अंदर लगातार वो पत्थर गिरते गए। बहुत सारे सैनिक उसी गड़बड़ में मर गए, वो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये दो हथियार, रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये किसने यूज किए हैं? अजात शत्रु ने। किसके खिलाफ यूज किए हैं? वज्जी के खिलाफ। तुरंत नहीं यूज किए, पहले इनमें फूट डलवाई और फूट का फायदा उठाया। 8 गणराज्यों में फूट पड़ी, तब इसने फायदा उठाया। तो धीरे धीरे करके इस बेल्ट का वज्जी इसके पास आ गया, वज्जी पे इसका कंट्रोल हो गया। कौशल वाला जो था, जिसकी बेटी की शादी हुई थी, धीरे धीरे वो भी एज्ड हो गया था, काफी उम्र हो गई ना उसकी। तो फिर देखा कि यहाँ कोई ताकतवर राजा है ही नहीं, इस पे भी अटैक किया जा सकता है। और जहां रिश्तेदारी थी उस पे भी अटैक करके इन दोनों को अपने अंडर ले लिया। तो देखो, पिताजी की बेल्ट में सिर्फ अंग था लड़ाई से आने वाला, काशी फ्री मिला था, 2 के साथ रिश्तेदारी थी। लेकिन इसने और आगे बढ़ के पहले काशी को ही दोबारा से दहेज में लिया, फिर उसके बाद वज्जी में फूट डलवाई, वज्जी को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, और फिर कौशल देखा कोई बड़ा ताकतवर राजा नहीं है, कौशल को भी छीन लिया। देखो कितनी बड़ी बेल्ट अकेले मगध की है, कहां मगध छोटा सा था और कहां मगध इतना बड़ा बन गया। ये होती है चालाकी, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। वज्जी को देखो फूट पड़ी तो कैसे बिखरा, कौशल देखो ताकतवर राजा नहीं था, खत्म हो गया। अंग और काशी तो थे ही इतने छोटे कि कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन अभी भी एक डर था अवंती का। इसके मन में अवंती के राजा की हेल्प की थी ना चंड प्रद्योत की, किसने? बिंबिसार ने। तो एक डर था अजात शत्रु के मन में कि कहीं पिताजी का जो दोस्त है ये मेरा मर्डर ना करवा दे चिढ़ के, क्योंकि मैंने पिताजी को मरवा दिया और ये पिताजी को बहुत पसंद करता क्योंकि पिताजी की ने इनकी जान बचवाई थी। अवंती के डर के चक्कर में इसने अपनी राजधानी, अजात शत्रु की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी वही थी जो इसके पिताजी की थी। बाद में राजधानी बदलेगी इसके बेटे के टाइम में, उसका नाम था, क्या बताया मैंने? राजगृह। अजातशत्रु का मन था कि मैं अपनी राजधानी ले जाऊं पाटलिपुत्र में, लेकिन डर था पाटलिपुत्र में जाऊंगा अवंती मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा। तो इसने अपनी राजधानी चेंज नहीं की, बस विचार आया, पिताजी की बनाई हुई राजधानी की ही 4 दीवारी करवा दी कि कल को कोई अटैक कर दे अवंती जैसा तो मैं सेफ रहूं। तो किस राजा ने राजगृह की 4 दीवारी करवाई है? अवंती के राजा के डर से अजातशत्रु ने। क्योंकि अवंती के राजा का डर क्यों था? पिताजी का मर्डर कर दिया था ना, पिताजी हेल्पिंग हैंड रहे थे, फ्रेंड रहे थे अवंती के, इसीलिए। तो इसने अपनी चालाकी से काम किया। ये पूरी बेल्ट अब इसकी है। इसके टाइम के बाद इसका बेटा उदयन राजा बना, और उदयन ने भी पिताजी के नक्शे कदम पर अपने पिताजी जैसा इसने किया था अपने पिता का मर्डर, उदयन ने भी इसका मर्डर कर दिया। यानी अजातशत्रु ने मारा बिंबिसार को और अजातशत्रु को खुद मारा है उदयन ने। उदयन को फ्री की प्रॉपर्टी मिल गई थी इतनी बड़ी, इसने कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी, उसी पे राजकाज चलाता रहा। लेकिन इसने राजधानी चेंज कर ली। जो पिताजी का सपना था ना कि राजधानी क्या बने? पाटलिपुत्र, लेकिन डर के मारे चेंज नहीं कर पाए, अवंती का डर था। अब पिताजी तो चल क्या बसे, इसने हत्या कर दी उनकी, तो अब इसके मन में आया कि मैं राजधानी बदलूंगा। इसीलिए पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो आंसर टिक करना होता है उदयन ने। पाटलिपुत्र जिस शासक ने बसाया है उसका नाम उदयन है। किसका बेटा है? अजातशत्रु का। प्लानिंग अजातशत्रु की थी, लेकिन डर था अवंती का, इसलिए वो अपने राजकाज में राजधानी का परिवर्तन नहीं कर पाया। इनके बाद 1-2 राजा और आए, और एक सबसे लास्ट राजा है जिसका नाम है दर्शक। उसी को नागदासक भी कहते हैं, नागदासक। इसका मर्डर कर दिया था बनारस के एक बड़े उपराज्यपाल कह लो या अमात्य कह लो, उसने, जिसका नाम था शिशुनाग, उसने इसका मर्डर कर दिया, दर्शक का या नागदासक का। और फाइनली इनका किस्सा खत्म हो गया मगध में एक वंश का, जिसका नाम है हरियंक वंश। इसके बाद अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश। उम्मीद करती हूं ये टॉपिक तुम्हारी समझ में आ गया होगा, एक वंश तक। चलो अब इसको थोड़ा सा फैक्ट्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है महाजनपद काल। तो महाजनपद कितने थे? 16, जिनमें से 2 थे पाकिस्तान वाले, क और ग, कंबोज और गांधार। एक था दक्षिण भारत में अश्मक, एक था मत्स्य नाम से राजस्थान में। 12 वो बेल्ट में थे, गंगा यमुना वाली में। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? मगध ही नंबर 1 क्यों बना? आर्थिक कारण, पैसा,
जिसके पास पैसा है वो तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। गंगा नदी की मध्य घाटी में स्थित था। गंगा नदी में अगर स्थित है तो खूब तो खेती होगी, अच्छा खेती होगी तो बढ़िया टैक्स आएगा क्योंकि उत्पादन ज्यादा होगा, सरप्लस होगा। गंडक, सोन और पुनपुन नदियों के पास था, तो हर एक के पास जब इतना पानी है, सिंचाई है, तो खेती अपने आप ही ग्रोथ करेगी और खेती अच्छी है तो व्यापार बढ़ेगा, अपने आप सारा सिस्टम बढ़िया चलेगा। कृषि की अनुकूल दशाएं हैं, गर्मी सर्दी की बात कर लें, खेती की बात कर लें, तो हर चीज इनके पास पॉजिटिव है। हमारे जैसा आज है ना माहौल, ऐसा ही था। नेक्स्ट है धान की रोपण पद्धति की अकल थी इन लोगों को। धान ऐसे नहीं कि चावल फेंकते थे, गेहूं फेंकते हैं, चावल नहीं फेंकते खेत में उगाने के लिए। धान को बोया जाता है, पहले क्यारी में उसकी प्योज तैयार की जाती है, फिर उसको वहां से निकाल के तैयार खेत किए जाते हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, वहां रोपण पद्धति से जो अब चल रहा है ना इंडिया में, वो रोपण पद्धति ही चल रहा है। आज 2020 से इतने साल पहले इनको नॉलेज थी कि कैसे धान लगाने हैं, तो आगे बढ़ेंगे। एक और चीज कहते हैं, धान या चावल का सेवन करने से प्रजनन क्षमता पे फर्क पड़ता था, रिप्रोडक्शन पे, तो इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस टाइम पे ना जनसंख्या ज्यादा होना बहुत पॉजिटिव माना जाता था। जैसे आज हम कहते हैं जनसंख्या एक दबाव है, जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस टाइम ये था कि जिसकी जनता जितनी ज्यादा होगी उतना राजा के पास ताकत ज्यादा होगी। तो इस टाइम में ना जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती थी उसको पॉजिटिव फैक्टर मानते थे। यहाँ धान की कृषि थी जिसको कहते हैं साइंटिफिकली जोड़ा जाता है प्रजनन क्षमता से भी, तो इनकी जनसंख्या भी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रही थी। कृषि पंचांग की समझ थी, कब खरीफ की फसल लगानी है, कब काटनी है, कैसा टेम्परेचर, कितना पानी, सब समझ थी इनको। बहुकिस्मी फसलें लगाते थे, कभी दालें पैदा करते, कभी गेहूं, कभी चावल, तो उससे पूरा वो फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं थी इनको, इनकी मिट्टी में अपने आप उपजाऊ क्षमता बनी रहती। लोहे का कृषि में प्रयोग करते थे, तो जिसमें लोहा यूज करेंगे, जिनके पास औजार होंगे तो गहरा तक अंदर मिट्टी को खोदना या मिट्टी ये फसलों को काटना, ये सब पॉसिबल था क्योंकि इनके पास लोहा था, औजार थे। सिंचाई, क्योंकि गंगा इनके पास है, गंडक इनके पास है, सोन इनके पास है, पुनपुन, सारी नदियां हैं, तो सिंचाई तो नंबर 1 होगी ही। कृषि में वृद्धि हुई जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। खेती अच्छी तो राज्य की इनकम अच्छी, व्यापार अच्छा तो फिर टैक्स अच्छा तो सेना अच्छी। फाइनली व्यवस्था कैसी हो जाएगी? सुदृढ़। आज भी आप देखो, अगर इंडिया में किसानों को सच में जैसे इनको जो असली रेट मिलना चाहिए वो मिल जाए तो अर्थव्यवस्था में बदलाव आ सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है इस देश में। सब लोग बीच में इतना पैसा खा जाते हैं, फाइनली जिस तक पहुंचते हैं चीजें उसको भी महंगी मिलती हैं, और किसान जो बेचता है वो इतनी सस्ती बेच के जाता है बेचारा कि उसके घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। इसीलिए कोई किसान इंडिया में नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी खेती से जुड़े। सब चाहते हैं चाहे 20-25 हजार की मिल जाए लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। खेती में बीच के जो लोग हैं ना, ये पैसा खा जाते हैं, जबकि असली मेहनत कौन करता है? किसान। नेक्स्ट देखो, इनके पास लोहा था, हथियार बन सकते हैं, औजार बन सकते हैं, तांबा, इससे भी तलवारें और ये सब बनती थी। जंगल थे इनके पास जिससे हाथी पकड़ते थे, और मैंने बहुत बार बताया हाथी जिसके पास है उसकी सेना ताकतवर मानी जाती थी। हाथी का बहुत बड़ा यूज था सेना में। मुद्रा का प्रचलन बताया। अब इनके यहाँ सिक्के चलने लगे, पंच्ड, जिसको कहते हैं ना आहत सिक्के, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। तो आहत सिक्के, अब तक सिक्कों का जिक्र नहीं आया था, अब तक चीजें बदलती थी, चीजों के बदले वस्तु विनिमय था हमारे जो ये वैदिक काल था। फिर निष्क था, सोने का ढेर, लेकिन अब सिक्के, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है तो सिक्के भी बढ़ेंगे। भौगोलिक कारण क्या था, क्यों ये प्रोग्रेस कर गया? नेचर ने क्या दिया? मगध की राजधानी राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई थी? 5 पहाड़ियों से, तो अपने आप ही कोई आएगा ही नहीं अटैक करने। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, नदी दुर्ग था, नदी पड़ती थी जिसमें कि मगरमच्छ है, तो कौन सेना को लाएगा, और हथियार लेके ऐसे नाव थोड़ी पार की जाती है। नेक्स्ट है नदी जलमार्गों पर आधिपत्य था, सारी नदियों पे आसपास इनका दबदबा था। नदियों से ये लोग व्यापार करते थे, सिंचाई का पानी यूज करते थे, आवाजाही में यूज करते थे। राजनीतिक कारण क्या था? योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। देखो, कंडीशन सिर्फ इसकी अच्छी थोड़ी थी, कंडीशंस अवंती की भी सेम थी, कंडीशंस कौशल की भी अच्छी थी, कंडीशन सबकी अच्छी थी, सबकी बेल्ट सेम थी, सबकी नदियां सेम थी, सबके पास जंगल भी थे, हाथी भी थे। लेकिन ये आगे प्रोग्रेस क्यों कर गए? क्योंकि जितनी चीजें मिली थी ना उस पे इनके राजाओं ने काम किया। अब मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, एक ही परिवार में सेम कंडीशंस होती हैं लेकिन फिर भी भाई बहन अलग अलग निकलते हैं। कंडीशन सेम, माँ बाप सेम, सुविधाएं सेम, स्कूल सेम, लेकिन फिर भी सब लोग मेहनत का स्तर अलग रखते हैं, इसलिए सबका भविष्य भी अलग बनता है। सेम इनके साथ हुआ। यहाँ योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। बिंबिसार ने देखो कैसे प्लानिंग की कि ये बीमार हो गया तो मैं, किसी और ने क्यों नहीं भेजा,
अपने राज्य वैद्य को, क्योंकि दिमाग ही नहीं दौड़ाया। भाई इनकी बेटी शादी लायक है, वहां रिश्ता भेज दूं, इनकी बहन शादी लायक है, वहां रिश्ता भेज दूं, गांधार अटैक कर सकता है, पहले ही वहां पे दूत भिजवा दूं। ये सब समझदारी के ही तो काम थे, ये महत्वाकांक्षी थे। कूटनीतियों का प्रयोग किया, एग्जाम्पल सारे दे ही दिए। वैवाहिक संबंध बनाए, 500 रानियां उस टाइम पर, 2-3 तो बिल्कुल ताकतवर राजाओं की बहन और बेटियां थी। मित्रवत, चंड प्रद्योत को बीमारी भी उसी टाइम हो गई, ये इसकी किस्मत थी। युद्ध किया इसने, फूट डाल दी, वत्सकार ने फूट डाली थी ना, कहां जाकर, वज्जी में, 8 गणराज्यों में। युद्ध के थ्रू कौन, अंग अपने हिस्से में लिया था। दूत भेज दिया था गांधार में। चिकित्सक कहां भेजा था, चंड प्रद्योत के पास। ये सब समझदारी के काम, जो करेगा वो तो अपने आप आगे बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट है कूटनीतिज्ञों की उपलब्धता। इनको सलाह देने वाले 3 बहुत बड़े नाम हैं, सुनिधि, दीर्घचारण और वत्सकार। इन तीनों ने प्लानिंग की सोच समझ के। आप देखते हो अकेले डिसीजन कोई नहीं लेता। आज भी हम देखें प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट होती है, उनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिससे वो सलाह करते हैं। अब आप ये देखो, जो हमने अभी देखा, भाई मोदी जी ने लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया और ये सब किया, तो अकेले डिसीजन थोड़ी लिया, कितने सारे सलाहकार बिठाए, उन सबके साथ बातचीत की, क्या करना ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, सीएम ने दिल्ली को खोल दिया। अभी कल मैं सुन रही थी, उन्होंने भाषण दिया था आधे घंटे लगभग का, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में केसेस बहुत बढ़े हैं, लेकिन चीजें अभी अंडर कंट्रोल हैं और इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि अब देश में काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें बंद भी रखी गई हैं। ये डिसीजंस लिए जाते हैं सोच समझ के, अकॉर्डिंग टू नीड। जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले गया वो कामयाब होगा। तो यहाँ यही तो था, कूटनीतिज्ञ थे इनके पास, तेज दिमाग आदमी। सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता, इनकी सेना ताकतवर थी, कारण जंगल से वहां से ले आते थे लोहा, इनकी तलवारें बेस्ट थी, इनके पास हाथियों की सेना थी, औजार इनके पास बढ़िया थे, तो अपने आप सेना ताकतवर। जिसकी सेना ताकतवर है उससे सब दबेंगे, उससे सब डरेंगे, उसके साथ सब वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं फायदा रहा। नेक्स्ट है आर्यीकरण कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बताया था आर्य बहुत बहुत अच्छी बात थी स्टार्टिंग में, लेकिन एक ऐसी स्टेज आई जब इसमें कर्म कांड, बलि और पता नहीं कितने दिखावट और यज्ञ और इस तरह की चीजें हावी हो गई। आदमी ने अपना दिमाग बंद कर लिया, दिमाग का ढक्कन बंद, और फालतू की चीजें, टोने टोटके और जप तप करना और यज्ञ करना बहुत ज्यादा अति में। तो इन सबसे क्या हुआ, वो सोचना समझना भूल गया, उसने प्लानिंग्स करना बंद कर दिया। मगध का आर्यीकरण सबसे लेट हुआ, क्योंकि आपको अगर वैदिक सभ्यता की क्लासेस याद हैं तो गंडक नदी के पास जाके, जिसका नाम था सदानीरा, कहते हैं कि ये रुक गए थे, इसके आगे आर्यीकरण नहीं हुआ था। मगध का आर्यीकरण ना के बराबर था। तो यहाँ के लोग दिमाग से सोचते थे, वो जादू टोना तप यज्ञ इनमें विश्वास नहीं करते, ना वो धर्म के पीछे लड़ने वालों में से थे, ना वो ऐसे कि भाई ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय, इतना नहीं था, वहां था लेकिन बहुत कम। तो उनका दिमाग चलता था कैसे देश में आय बढ़ेगी, कैसे हम खेती अच्छी करेंगे, कैसे हम व्यापार को बढ़ाएंगे, कैसे हम अड़ोस पड़ोस से सेफ रहेंगे। अब एक तरफ लोग जो है अपने टोने टोटके में और अंगूठियां पहनने में और इस तरह के कामों में लगे हैं, वहां ये प्लानिंग्स में लगे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि इन्हीं का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो देखो आर्यीकरण कम हुआ, स्वतंत्र सोच वाले लोग थे इंडिया में, आज कम हैं। आज इंडिया के लोग मूर्ख ज्यादा हैं तादाद में। आप देखो मंदिर मस्जिद पे कितने मूर्ख लोग हैं, कैसे कैसे लड़ते हैं। तो ये कारण वो तब से चली आ रही है चीजें, तब भी आधी जनता मूर्ख थी, वो पीछे रह गई। आगे कौन बढ़ा, जैसे इन सब से अपने आप को ऊपर उठा लिया, जैसे टोने टोटके और यज्ञ बलि से अपने आप को दूर रखा। धर्म पर लड़ाई नहीं करते थे ये, धर्म जिसको जो मानना है मानते चलो। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते थे। व्यापार को बढ़ावा कब देंगे, जब खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो पेट सबका भरेगा, फाइनली एक अच्छे राज्य के रूप में तभी तो उभर पाए। नेक्स्ट है वंश कौन कौन से आए, 5 वंश मैंने बताया, लेकिन ज्यादा फेमस है ह शी न, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। पहले वृद्धरथ भी आया, जिसका वर्णन हमारी पुराणों में है। पुराण सच्ची है या झूठी ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो थी या नहीं थी। मौर्य वंश लेटर स्टेज में आया, जिसमें बड़े राजा हुए। नेक्स्ट है हरियंक वंश या पितृहंता वंश, पिता का मर्डर करने वाले। राजधानी क्या थी, राजगृही। 5 पहाड़ियों से घिरी है तो गिरी वज्र इसी का नाम है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही के 2 नाम है। बिंबिसार जो पहला राजा है, क्षेत्रोजस नाम है इसका, क्षेत्रों का स्वामी, क्योंकि एरिया प्रॉपर्टी हड़प ली थी ना। श्रोणिक नाम दिया है जैन साहित्य ने, और क्षेत्रोजस कहाँ लिखा, मत्स्य पुराण में। हमारी पुराण है 18, वेद व्यास ने लिखी है ये। इसने मित्र नीति अपनाई, किसके साथ दोस्ती निभाई, अवंती के राजा, चंड प्रद्योत, पीलिया की बीमारी, जीवक को भेजा। इसने दूत कहाँ भेजा था, गांधार में। पुष्कर सारिन था ना वहां का राजा,
था। इस गांधार ने पहले अवंती पे अटैक किया था, तो कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, पहले ही डर के मारे समझदारी से, डर कह लो समझदारी कह लो, दूत भेज दिया। वैवाहिक संबंध 500 रानियां थी, लेकिन मेन अगर कहेंगे तो अपने आसपास के एरिया में कौशल नरेश की बहन से शादी की थी और चेटक की पुत्री से जिसका नाम था चेलन्ना। बिंबिसार ने महाकौशला से शादी की, ये कौशल नरेश की बहन है जिनसे काशी दहेज में उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। फिर बिंबिसार ने चेलन्ना से शादी की, चेटक की बेटी है ये। चेटक कहाँ का है? वज्जी का। आक्रामक नीति, किसके ऊपर आक्रमण किया? अंग छोटा सा था तो उसके ऊपर अटैक कर दिया। अजात शत्रु जो इसका बेटा है, अपने पिताजी का लगभग 50 साल बाद मर्डर किया और 8 साल जब इसको हुए थे राजा बने तो महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध याद करो, प्रसेनजीत नाम के राजा का समकालीन थे, तो वो दोनों राजा हैं। प्रसेनजीत के साथ ही तो अजात शत्रु बाद में लड़ा भी था। तो इतने बड़े जो जिसको लोग भगवान मानते थे, जब उनकी डेथ हुई 8 साल पूरे हुए इसको राजा बने। यानी महात्मा बुद्ध दो राजाओं के टाइम में थे। किस किस के? बिंबिसार और अजात शत्रु। मेन उन्होंने बिंबिसार का टाइम देखा। अजात शत्रु के 8 साल राजा बने हुए थे और वो एक्सपायर हो गए। तो उनकी डेथ के बाद फिर इतना बड़ा आदमी अगर एक्सपायर हुआ है जिसको लोग भगवान तक मानने लग गए थे, तो बहुत बड़ी सभा बुलाई इन्होंने अपनी राजधानी क्या है? राजगृह। इसमें सप्तकर्णी गुफा थी एक, उसमें इन्होंने पूरे इंडिया से आसपास जितने लोग थे सबको कहा कि आओ बैठक करेंगे, महात्मा बुद्ध की लाइफ के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बुद्ध की पहली डेथ के बाद जो पहली बैठक हुई, पहली बौद्ध महासंधि थी, वो किसने करवाई? अजात शत्रु ने, अपनी राजधानी राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, ये दोबारा फिर पढ़ाऊंगी जब महात्मा बुद्ध पढ़ाऊंगी। तो बौद्ध महासंधि पहली हुई है अजात शत्रु के टाइम। राज चाहता है, राजधानी चाहता है, राज मतलब राजधानी क्या चाहता है? क्या बना लूं? पाटलिपुत्र। बनाता नहीं, किसका डर है? अवंती का। तो सीधा कहां बैठा रहा? राजगृह में 4 दीवारी और करवा ली। पाटलिपुत्र लेकिन बनाता नहीं है, इसके बेटे ने बनाई। फिर काशी वापस ले ली कौशल नरेश से। कौशल ने छीन ली थी ना, कौशल के राजा ने। क्यों? क्योंकि तूने पिताजी का मर्डर किया तो काशी वापस दे, दहेज की थी। उनके ऊपर चढ़ाई की, उनको हराया, उनकी बेटी से शादी की, प्रसेनजीत की बेटी से, और फिर वापस काशी इन्होंने दोबारा से, इस बार जबरदस्ती का दहेज था। पिछली बार तो मिल गई थी पिताजी को, इसने जबरदस्ती ली। वज्जी में फूट डलवा दी। वज्जी 8 गणराज्यों वाले में रथ मूसल बताया ना, वो ऐसे बांधते थे, बहुत बड़ा लोहे का हथियार टाइप था, उससे दरवाजे तोड़ते थे। और महाशिला, शिला मतलब पत्थर, तोप जैसा, जिससे कि बड़े बड़े पत्थर जाके गिरते और सेना मर जाती। वज्जी का विलय कर लिया। वज्जी की फूट कारण बनी वज्जी के खत्म होने का। उदयन उसका बेटा है अजात शत्रु का, इसका नाम उदयभद्र भी है। उदयन एक अलग आदमी है, वो वत्स वाला राजकुमार था। उदयन है पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी बनाएगा। राजधानी पाटलिपुत्र चाहिए किसने थी? पिताजी ने, लेकिन अवंती के डर से बना नहीं पाए, इसने बना ली। इसलिए कहते हैं पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया है? उदयन ने। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को मानता था, दोनों धर्मों में इसकी आस्था थी। अंतिम जो राजा था ये था दर्शक या नागदासक, और फिर इसकी हत्या कर दी शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने फिर अपना अगला वंश चलाया था। लेकिन आज मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी, ये बहुत लंबा चौड़ी कहानियां हो जाएंगी, लगभग पूरा टाइम हो चुका है। तो आज हमने जाना कि कैसे मगध आगे बढ़ा, क्यों मगध आगे बढ़ा, कौन से नेचुरल फैक्टर्स थे, कौन से उसकी समझदारी थी राजाओं की, कौन से 3 बड़े राजा आए, किसके टाइम में क्या राजधानी थी, किसने चाही बदलनी और कौन बदल पाया। इन सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद फिर नोट्स जब भी पढ़ोगे ना तो ये कहानियां तुम्हारे दिमाग में से फिर से एक बार गुजर जाएंगी। और जिसको कहानियां याद रह गई, हिस्ट्री टफ नहीं है। हिस्ट्री प्रॉब्लम तब करती है जब रटना पड़े कि किसने क्या राजधानी बनाई, बार बार रट रहे हैं फिर भूल रहे हैं। अब हमें लॉजिकली समझ में आ गया कि किसकी क्या थी, कौन चाहता था, क्यों नहीं बदल पाया और किसने बदल ली। तो आज हमने पहला वंश पढ़ लिया, हरियंक वंश, जिसका नाम है पितृहंता वंश। आज ही इनके नोट्स बना लेना, जो मैं लास्ट में लिखा हुआ रिवाइज कराती हूँ ना, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाना, वो आपकी हेल्प करेंगे फिर। ठीक है, आज मेरी क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास होगी परिमल सर की 10 मिनट बाद। चलिए, पढ़ते जरूर रहना साथ साथ। थैंक यू।